गांव के सभा स्थल के पास सभी लोग मौन खड़े हुए थे। शारदा भी वहां पर खड़ी हुई थी। फिर पंडित जी पूरी बात बताते हैं। गांव वालों, गांव की प्रधान इस सीताराम मंदिर की ट्रस्टी शारदा मैडम ने बहुत सेवा की है। अब उनका बेटा रमेश 20 साल का हो चुका है। कुंडली के अनुसार उसके पिता से खतरा है और ये खतरा पूरे गांव पे भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या कोई इलाज नहीं है पंडित जी? क्यों नहीं है, जरूर है। जो मैं कहने वाला हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। 10 सालों के लिए ये राम मंदिर हमें बंद रखना होगा। अभी रमेश की उम्र 20 साल है। जब तक वो 30 साल का ना हो जाए हमें इसे बंद रखना होगा। तब जाके शारदा की शादी बचेगी और ये गांव भी खतरे से मुक्त हो जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है? पंडित जी के इस तरह से कहने पर सभी लोग अपनी मंजूरी दे देते हैं। फिर गांव के सीताराम मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 10 साल निकल जाते हैं। गांव की प्रधान शारदा अपने 2 तल्ले मकान में रहा करती थी और उस 2 तल्ले मकान में खड़ी होकर उस राम मंदिर को देखा करती थी, जिसमें अब काफी धूल जम चुके थे। तभी एक दिन घर पे प्रसाद सोफे पे बैठे हुए थे। अनामिका कॉफी बना के उनको लाके देती है। पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? देखो बेटा, तुम्हें राम सीता बहुत पसंद थे, इसीलिए तुम मूर्ति लाके उन्हें घर पे पूजा की। मैंने कुछ नहीं कहा। अब राम सीता मंदिर के बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं कह देता हूँ, मुझे जाने दो। अरे पिताजी, राम सीता मंदिर के बारे में नहीं पूछने वाली। मुझे तो सासू माँ के बारे में पूछना था। अब तुम्हारी सास को क्या हुआ? माँ जी छत पे ही खड़ी है, वो नीचे आ ही नहीं रही है और मुझे कह रही है चाय, टिफिन, लंच, शाम का स्नैक्स, रात का डिनर सब कुछ छत पे ही लेकर आने के लिए। देखो बहू, सासू माँ जो कह रही है वो बिना ना कहकर कर दो। जहाँ खाना ले जाके देने कह रही है दे दो। ये तुम और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक रहेगा। अगर तुम ना कहकर इसके पीछे का कारण ढूंढी या उत्साहित होगी तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। वो बात नहीं है पिताजी। बहू होने के कारण मुझे राम सीता की मूर्ति प्राप्त हुई और उन मूर्ति को बड़ी भक्ति के साथ मैं पूजा करती हूँ। अब राम सीता जी हमारे घर के कुल देवता है, लेकिन आप पूजा करते नहीं। फिर छत पे खड़े होकर बंद पड़े हुए मंदिर को इस तरह से क्यों देखना? देखो बहू, मैंने तुम्हें हिंदी में कहा, संस्कृत में नहीं। अपनी सास को छोड़ दो, उसे अपने हाल में अपनी दुनिया में छोड़ दो। मुझसे पूछ लिया, पर ये बात जाके बेटा रमेश से कह मत देना और ना ही जाकर अपनी सासू माँ से, वही बेहतर होगा। इतना कहकर वो कॉफी पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शारदा जो छत पे थी वो बड़े ही उत्साहित होकर राम सीता के मंदिर को देख रही थी। तभी पंडित जी का फोन आता है। कहिए पंडित जी। पंडित जी फोन पे शारदा से कहने लगते हैं, मैडम, हम जिस पल के इंतजार में थे वो आ गया है। बिल्कुल 10 दिनों के बाद रमेश अब 30 साल का हो जाएगा। उस दिन राम सीता जी की शादी करा के हम मंदिर को फिर से खोलेंगे। मुझे याद है पंडित जी, पर मेरे पति के प्यार के लिए 10 सालों तक मंदिर को बंद रखकर क्या मैंने सही किया? 10 सालों तक मंदिर बंद रख के अच्छा ही किया है। आपने रमेश की शादी अनामिका से कराई, दोनों की कुंडली भी मिली और वो आपकी बहू बन गई। और किस्मत देखिए, बहू अनामिका सीताराम की भक्त निकली। हमारा प्रार्थना करना और आसान हो गया। ठीक है पंडित जी। इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। तब तक अनामिका जूस लेके सासू माँ शारदा को देने के लिए छत पे आती है। माँ जी, आपके कहे मुताबिक मैं जूस ले आई हूँ। उसे रखकर तुम अभी जा सकती हो। माँ जी, लेकिन वो बात नहीं है। बहू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी तुम जाओ। मैं कुछ खास काम कर रही हूँ, मुझे परेशान मत करो। तो क्या वो खास काम छत पे खड़े खड़े सीताराम के मंदिर को देखना ही है क्या माँ जी? देखो बहू, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम अभी यहाँ से जाओ। जब मैं बुलाऊं बस तभी छत पे आना। आलतू फालतू वजह लेकर छत पे मत आया करो कि कपड़े सुखाने हैं, कपड़े उतारने हैं, छत साफ करना है, पटाखे सुखाने हैं। ये सब बार बार बहाने मत दो। माँ जी, एक बार। अनामिका इस तरह से कहने पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो जूस ग्लास फेंक देती है। ये देखकर अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है।
शारदा गुस्से से फिर से सीताराम मंदिर की तरफ देखने लगती है। अनामिका घर के अंदर चली जाती है। मैंने सुना माँ जी पंडित जी को ठीक है कहते हुए। इसका मतलब है मंदिर बंद होने के पीछे का कारण पंडित जी भी अच्छे से जानते हैं। अब मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं पंडित जी से एक बार मिल सकूं। इस तरह सोचते हुए वो फिर ऊपर आती है। उसे देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बहू, तुम फिर ऊपर आई हो, अब मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। वो बात नहीं है माँ जी, राशन का सामान खत्म हो गया है, मैं वो लेने जा रही हूँ। घर पे ससुर जी नहीं है? नहीं है माँ जी, खास काम है कहकर वो बाहर चले गए। तो रमेश क्या कर रहा है? कुछ काम है कहकर वो दरवाजा बंद करके रखे हैं। बहू, जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें सामान चाहिए, तुम बाजार जाओगी और सामान लेके सीधा घर पे आओगी। तुम अगर कहीं रुकी या फिर बंद मंदिर के बारे में किसी से पूछा तो याद रखना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा यहाँ पे। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ और बाजार से सामान लेकर आऊंगी। इस बीच में बंद मंदिर के बारे में किसी से रुक के कुछ नहीं पूछूंगी। जाओ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। फिर शारदा बंद मंदिर को देखने लगती है। शारदा की बहू अनामिका चलते चलते सीताराम मंदिर के पास पहुँचती है, जिसपे बहुत धूल पड़े हुए थे। वो चारों तरफ देखती है और मनी मन सोचने लगती है। यहाँ खड़े होकर माँ जी मुझे नहीं दिख रही है, मतलब माँ जी भी मुझे नहीं देख पा रही होंगी। ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मंदिर के पास गंदे फटे हुए कपड़े पहनकर रमन नाम का एक पागल आदमी अनामिका को देखने लगता है। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। अगर मंदिर वाले लोगों को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। मंदिर के लोग कहाँ हैं? वो लोग आखिरकार वो लोग कौन है और मंदिर क्यों बंद किया? क्यों तुम मंदिर के बारे में इतने सवाल पूछ रही हो? तुम्हें जीना नहीं है क्या? चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर रमन वहाँ से भागने लगता है। अनामिका उनका पीछा करने लगती है। रमन तेज भागने लगता है ताकि अनामिका उसे पकड़ ना सके, पर अनामिका को लगता है कैसे भी वो रमन को पकड़ लेगी और बंद मंदिर के पीछे की वजह वो पूछेगी। पर अनामिका को ये नहीं पता था कि शारदा पागल रमन और उसके पीछे पीछे अनामिका को भागते हुए देख रही थी। उधर अनामिका भागते भागते थक के रुक जाती है। ये पागल आदमी तो मुझे नहीं मिलेगा लगता है, पंडित जी को ढूंढना होगा। ये सोचकर वो सीधा पंडित जी के घर पे चली जाती है। अरे, आप शारदा जी की बहू है ना? हाँ पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मुझे एक वादा कीजिए। यहाँ पे तुम आई हो इस बारे में शारदा जी को नहीं पता ना? हाँ पंडित जी, उन्हें नहीं पता और आप भी उन्हें मत बताइएगा, पर मुझे एक वादा कीजिए। मुझे पता है तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहती हो, मैं बस एक ही बात कह रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनना। इस मंदिर की हेड तुम्हारी सास है और इस मंदिर में रहने वाले राम सीता भी तुम्हारी सासू माँ के बहुत करीब है। पर इसके पीछे की वजह क्या है? चिंता मत करो, श्री राम नवमी के दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी तुम जाओ। इतना कहकर पंडित जी घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अनामिका भी वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर श्री राम नवमी का दिन आता है। पंडित जी घर पे आते हैं। देखते हैं गेंदा फूल के माला से पूरा घर सजाया हुआ है। सभी लोग नए कपड़े पहने हुए हैं। शारदा मैडम, आज रमेश पूरा 30 साल के हो जाएंगे। आपको राम सीता जी की शादी करानी चाहिए। आपने मंदिर साफ किया क्या? किया है पंडित जी। तो क्या सास बहू बाप बेटा शादी के कपड़े लिए हैं? हल्दी चावल देकर आशीर्वाद देना होगा, साथ ही मंगलसूत्र भी तो चाहिए। सब हो गया है पंडित जी। शारदा मैडम, ये हल्दी चावल और रेशम का कपड़ा सर पे रखिए और ध्यान से चलते हुए जाइए ताकि कुछ भी रास्ते पे अचानक से गिर ना जाए। अच्छा ठीक है पंडित जी। शारदा हल्दी चावल और रेशम का कपड़ा लेकर मंदिर तक जाती है। शारदा और उसका पूरा परिवार मंदिर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। पंडित जी वहाँ मंत्र पढ़ने लगते हैं। शारदा मैडम इस गांव की प्रधान, इस मंदिर की ट्रस्टी, इन्होंने मंदिर का बहुत सेवा की है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रमेश जी के सुरक्षा के लिए 20 से 30 साल तक इस मंदिर को बंद रखा गया और वो अच्छे से सफल रहा। प्रसाद बाबू पे जो खतरा था वो भी टल गया और इस तरह से आपने अपनी शादी को बचा लिया। ये सारी बातें सुन के सभी लोग बहुत खुश होते हैं।
उस दिन से सास बहू दोनों मिलकर राम सीता जी की पूजा अर्चना में लग जाती हैं और राम सीता जी के आशीर्वाद से पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुरानी अनामिका सोफे पे बैठी हुई थी। प्रसाद और उनके दोस्त चक्रवर्ती दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। सास और बहू शारदा और अनामिका घर के अंदर एक गैस स्टोव में खाना पकाने लगती है और दूसरी वहीं पे खड़ी होकर सब्जियां काटने लगती है। बहू, तुम्हारे पिताजी जिनसे बात कर रहे हैं, तुम उनको जानती हो? कौन सासू माँ? उनका नाम है चक्रवर्ती, तुम्हारे पिताजी के बचपन के दोस्त। वो दूसरे देश जाके व्यापार शुरू किए, किस्मत चमक गई, बहुत पैसे कमाते हैं। पर वो तो नहीं दिखा माँ जी, पिताजी की तरह ही वो बड़े ही मामूली से इंसान दिखे। तुम्हें मैंने बताया ना, वो दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों ही बड़े सरल है, इसीलिए वो वैसे ही दिख रहे हैं। हम तो गरीब है माँ जी, हम साधारण जैसा दिख सकते हैं, पर आपने कहा ना पिताजी के दोस्त बहुत पैसे कमाते हैं, फिर भी इतने साधारण दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत बड़ी बात है। इधर इस तरह की बातें हो ही रही थी, उधर चक्रवर्ती और प्रसाद जब बात कर रहे थे तो प्रसाद कहने लगते हैं, अरे बहू, हमारे लिए चाय ले आना। ठीक है पिताजी, 10 मिनट में लेके आती हूँ। अनामिका चाय बनाने लगती है और उधर प्रसाद और चक्रवर्ती बातचीत करने लगते हैं। बताओ चक्री, 10 साल हो गए हैं, तुम अभी भी याद रखे हो और वहाँ से यहाँ मिलने आए हो, ये तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे आने का एक बहुत बड़ा वजह है। वही तो, मैं वही सोच रहा था, तुम अपने व्यस्त जिंदगी छोड़ के मुझसे मिलने क्यों आए हो? अब पता चला, बताओ आने की वजह क्या है? प्रसाद इस तरह से पूछते हैं, तभी वहाँ पे अनामिका दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर जाती है। फिर उन दोनों को चाय देकर अनामिका वहाँ से वापस आ जाती है। अरे बताओ, इतनी दूर से यहाँ आने के पीछे असली वजह क्या है? 1 मिनट रुको, बेटा अनामिका, जरा इधर आना। बुलाने पे अनामिका उनके पास जाती है। बाहर गाड़ी में एक लगेज बैग है, बेटा जरा उसे ले आना। अभी लाके देती हूँ विदेशी अंकल। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। वो कार के पास जाके दरवाजा खोलती है, फिर वहाँ पे एक लगेज बैग दिखता है। वो लगेज बैग उठा के अनामिका सीधा चक्रवर्ती के पास ले आती है। इस बैग में क्या है विदेशी अंकल? ये तो बहुत भारी है। इस तरह कहते हुए वो बैग उनके सामने जाके रख देती है। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें भी देखने मिलेगा। चक्रवर्ती बाबू बैग खोलते हैं, उसके अंदर ढेर सारे पैसों के बंडल थे। अनामिका बड़े ही आश्चर्य से देखने लगती है। प्रसाद अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। शारदा पैसों का बंडल देखकर वहीं पे बेहोश होके नीचे गिर जाती है। बाप रे बाप, इतने पैसे लेकर तुम हमारे घर क्यों आए? ये पैसे मेरी मेहनत की कमाई की है, अगर ये ना रहे तो मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या हो जाएगी, इसीलिए मैं इन पैसों को तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद शारदा और अनामिका थोड़ी साधारण होती है। पैसे देखकर उनके मन में लालच जगती है, पर प्रसाद बहुत घबरा जाते हैं और घबराते हुए वो चक्रवर्ती से कहने लगते हैं, डरो नहीं प्रसाद, इन पैसों की वजह से तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी। भरोसा रखो और इन पैसों के बैग को अपने साथ संभाल के रखो। कैसे तुम रखोगे, कहाँ तुम छुपा के रखोगे, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जब मुझे पैसों की जरूरत होगी मैं तब आऊंगा और इन पैसों को ले जाऊंगा। तुम्हें पूरा भरोसा है कि मैं तुम्हें ना नहीं बोलूंगा, इसीलिए तुम इन पैसों को लेकर मेरे पास आए हो। फिर मैं तुम्हें ना कैसे कहूँ, तुम ही बताओ। जब इतना भरोसे के साथ तुम कह रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। प्रसाद की बातें सुन के चक्रवर्ती बहुत खुश होते हैं और बाहर रखी अपनी गाड़ी के पास आते हैं। प्रसाद भी उनके साथ साथ गाड़ी के पास जाते हैं। चक्रवर्ती वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। प्रसाद अपने घर के अंदर लौट आते हैं। सास बहू बड़े ही लालच के साथ उन पैसों के बैग की तरफ देख रही होती है। हाँ, बहुत देखना हो गया। तुम दोनों अंदर जाओगी तभी मैं इस बैग को कहीं पे
छुपा के रखूंगा। इस तरह से छुपा के रख के आपको क्या मिलेगा? हाँ, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुल के बताना शारदा। पिताजी, अगर हम पैसों को इस तरह से छुपा कर रखेंगे तो उनमें कीड़े लग सकते हैं, पर अगर हम अपने पालक के व्यापार में लगाएंगे तो जब पालक उगेगा और हमें मुनाफा होगा, उन पैसों को हम वापस इस बैग में रख के हमारे विदेशी चाचा को दे देंगे, है ना माँ जी? सही कहा बहू। अच्छा सास बहू, तो इस बात को तुम लोगों ने मुझसे छुपा के क्यों रखा? हाँ पिताजी, मैं तो आपसे इस बारे में बात करने वाली थी, लेकिन उससे पहले माँ जब सब्जी बाजार गई थी, वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला श्यामला नाम की थी। उन्होंने माँ से कहा। ये बात सुन के प्रसाद मजाक में कहते हैं, क्या कहा बहू कि विदेशी चाचा आएंगे और वो पैसे देकर जाएंगे? तुम लोग पालक का व्यापार शुरू करो, उससे बहुत मुनाफा होगा और तुम लोग बहुत पैसे कमाओगी। नहीं नहीं पिताजी, उन्होंने कहा कि आजकल पालक का बहुत डिमांड है और तुम्हारे पास खेत भी है, तो उसी खेत में पालक उगाओ। फिर मुझे भी लगा उन्होंने सही कहा है। अगर ऐसी बात है तो क्या हुआ? इन पैसों से हम कुछ पैसे लेकर इस्तेमाल करेंगे, उससे पालक का व्यापार करेंगे और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा हम फिर से बैग में वापस रख देंगे। इस तरह कहने पे प्रसाद भी सोचने लगते हैं। देखते हैं सास बहू दोनों ही आंखें बड़ी बड़ी करके प्रसाद को देख रहे हैं। काफी सोच विचार करने के बाद प्रसाद इस बात पर तैयार हो जाते हैं। सास बहू बहुत खुश हो जाती है, फिर कुछ पैसे लेकर अपने खेत में पालक लगाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सास बहू अपनी जमीन पर पालक की खेती करती है। फिर पालक बड़े हो गए, उसे बेचने का समय आ गया। सास बहू पालक काट के छोटे छोटे बंडल बनाती है और उन्हें घर ले आती है। ये देखकर प्रसाद, आखिर में सास बहू ने जो सोचा था वो करके दिखाया है। बड़े मुश्किलों से उन्होंने पालक उगाया है, अब वो उनका बंडल बना रही है। कल जाके उन्हें तुम बेच कर आओगी, फिर जो पैसे आएंगे उस मुनाफे के पैसे से लिया हुआ पैसे मैं अपने दोस्त के बैग में जाकर रख दूंगा। ठीक है पिताजी। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। सास बहू ट्रक बुला ले आती है, फिर उसमें पालक रख के बाजार ले जाती है। इधर घर में प्रसाद उन दोनों का घर लौट आने का इंतजार करने लगते हैं। 1 घंटा निकल जाता है, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा निकल जाता है। अब शाम हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तब तक सास बहू अपना मुंह लटका के पालक का ट्रैक्टर लेकर घर लौट आती है। प्रसाद उन दोनों का चेहरा देखकर ही पूरा मामला समझ जाते हैं। अचानक से उनके छाती में दर्द शुरू हो जाता है। ये देखकर सास बहू जल्दी जल्दी प्रसाद को अस्पताल लेकर जाती हैं। डॉक्टर साहब प्रसाद की जांच करते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया है, उनका ध्यान रखिएगा, समय समय पे दवाइयाँ दीजिएगा। वो दवाइयाँ लिख देते हैं। फिर प्रसाद को घर ले आया जाता है और बिस्तर पे सुला दिया जाता है। पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, विदेशी चाचा के सामने आपको मैं झुकने नहीं दूंगी। आप बस मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए पिताजी। इस तरह प्रसाद को समझा के वो अपने कमरे में चली जाती है। रमेश वहाँ पे सो रहा था। अनामिका बस सोचने लग जाती है। तभी अचानक से उसके दिमाग में पालक पराठा बनाने का ख्याल आता है। अगले दिन जब प्रसाद को बाहर चेयर पे बैठाया गया, वो प्रसाद के पास आती है। पिताजी, मैंने सोचा है कि जो पालक बचे हुए हैं उन्हें मैं पालक पराठा बना के बेचूंगी। आज मैं जाके सेंटर देख लूंगी, फिर मैं पालक पराठा बेचने का व्यापार करूंगी। मुझे पता है इससे अच्छा मुनाफा होगा। आप बस थोड़ी देर हिम्मत रखिए। ये कहकर अनामिका पालक पराठा बनाने का सब इंतजाम कर लेती है। फिर ठेले में सारा सामान लेकर वो शहर चले जाती है और एक सेंटर पॉइंट देखकर अपना व्यापार शुरू करती है। दिन निकल रहे थे। अनामिका का पालक पराठा अब धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। लोग ज्यादा आने लगे। फिर मुनाफा का जो पैसा था वो लेकर अनामिका प्रसाद के पास आती है। ये पैसे लीजिए और इसे एक बार ठीक से गिन लीजिए। फिर इन पैसों को ले जाके विदेशी चाचा के बैग में आराम से रख दीजिए, तब जाके आपको थोड़ी राहत मिलेगी। प्रसाद पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं और अनामिका से कहते हैं, माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छे भले इंसान थे, मेरी वजह से आपको
ऐसी बीमारी हो गई अचानक से। ऐसी परिस्थिति में मैंने आपको डाल दिया कि आपको हार्ट अटैक आ गया। बस किस्मत अच्छी थी हमारी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और जैसे तैसे आपकी जान की रक्षा कर दी। जब मैं ये बात सोच रही हूँ मुझे तो घबराहट हो रही है। ये कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा पैसों का बैग प्रसाद को दे देती है। फिर सभी लोग उस रात बड़े ही शांति से सोते हैं। उस दिन के बाद से शारदा और अनामिका पालक पराठा बेचकर अपना जीवन गुजारा करने लगी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।